ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज डॉक्टर अंकुर शुक्ला। बहुत सारे बच्चे इसमें से ऐसे हैं जो मेरी क्लास या लेक्चर पहले कर चुके हैं। पिछले ही साल मैंने एक ऑर्गेनॉन का कोर्स चालू करा था, जिसमें मैंने ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के सेकेंड ईयर के सीबीडीसी कोर्स के सिलेबस को कवर किया था। उन्हीं बच्चों में से बहुत सारे बच्चों ने ये बोला था, जो कि बीच में एक मटीरिया का डेमो लेक्चर भी उसमें मैंने रखा था, रेपर्टरी की भी कुछ बातें मैं बताता था, तो उन्होंने बोला था कि आप मटीरिया एंड रेपर्टरी को भी स्टार्ट करिए। तो ऐसा नहीं है कि मटीरिया मैं पहले नहीं पढ़ाता था। मटीरिया मेरे यूट्यूब लेक्चर्स अगर आप लोग में से कोई देखता होगा, तो मेरे मटीरिया के ऊपर भी कई यूट्यूब लेक्चर्स पहले पढ़े हुए थे, पहले मैं पढ़ाता था। पर क्योंकि अब मेरा क्लिनिकल प्रैक्टिस भी चालू है और थोड़ा और भी जगह पे व्यस्त रहता हूँ, इस वजह से अभी वो लेक्चर्स बंद हो गए थे। अब फिर से मैंने सोचा है कि थर्ड ईयर बीएचएमएस के सीबीडीसी कोर्स को स्टिक करते हुए फिर से ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने को। और इस लेक्चर सीरीज में आपको पता है कि मैं तीनों सब्जेक्ट्स कवर करूंगा, दैट इज ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, रेपर्टरी एंड मटीरिया मेडिका। मटीरिया मेडिका और रेपर्टरी की डेमो क्लास में रख रहा हूँ। ऑर्गेनॉन की इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि ऑर्गेनॉन के मेरे लेक्चर्स थ्रू आउट यूट्यूब आपको मिल जाएंगे, आप इजीली उनको देख सकते हैं, मैं लिंक्स भी शेयर कर दूंगा। और आपको जिन्होंने मेरा लेक्चर्स देख रखे उनको पता भी है माई स्टाइल ऑफ टीचिंग, और कुछ लोगों ने मटीरिया की भी देख रखे होंगे तो उसके बारे में भी उनको आइडिया होगा। यस, रेपर्टरी इज अ न्यू थिंग फॉर मी, पर ऐसा नहीं है कि रेपर्टरी मैंने पहले पढ़ाई नहीं है, बिकॉज ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के कुछ टॉपिक्स हैं और रेपर्टरी का जो फाउंडेशन है ये बहुत अलाइन करता है आपस में। चाहे केस टेकिंग हो गया, चाहे एनालिसिस इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम हो गया, ये बेसिक फाउंडेशन स्टेप्स जो होते हैं रेपर्टरी को समझने के लिए, ये सारे ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन से रिलेटेड ही हैं। तो हम पहले इसको समझेंगे, क्योंकि अगर आप रेपर्टरी के सिलेबस में भी जाएंगे तो आपका टर्म वन का सारा सिलेबस इज टॉपिक्स ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, नथिंग एल्स। फिर हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ रेपर्टरीज, जो बेसिक रेपर्टरीज हैं लाइक डॉक्टर केंट की, डॉक्टर बोगर की, डॉक्टर बोनिंगसन की, हम इस पे धीमे धीमे आएंगे। आज का जो स्पेशली हमारा टॉपिक है वो है मटीरिया मेडिका से रिलेटेड। वेट अ सेकेंड, कुछ बच्चे और हैं उनको भी ऐड कर देता हूँ। पीपीटी इज विजिबल? पीपीटी सबको दिख रही है? प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि सब एक साथ ज्वाइन कर लिया करिए, क्योंकि बाद में मेरे लिए ऐड करना बहुत दिक्कत है, फिर वो क्लास को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो इस वजह से उसी समय ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो बाद में जाके दिक्कत होगी, फिर मेरे को भी पढ़ाने में मेरा फ्लो फिर डिस्टर्ब होता है। ओके, चलो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम मटीरिया मेडिका से स्टार्ट करने वाले हैं। तो मटीरिया मेडिका के बारे में पढ़ाने से पहले एक कोटेशन है बाय डॉक्टर रिचर्ड ह्यूजेस, जो एआईपीजीटी के एग्जाम्स में कभी कभार पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किसका स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि द होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका बिगिंस विद वर्टिगो एंड एंड्स इन कंफ्यूजन। ऐसा कहने का उनका मतलब क्या था कि जब आप मटीरिया मेडिका प्यूरा या क्रॉनिक डिजीज जैसे प्योरिटन मटीरिया मेडिका पढ़ेंगे हैनिमन की, तो मटीरिया मेडिका प्यूरा में खासकर सिम्टम्स की शुरुआत होती है फ्रॉम वर्टिगो हेड इन स्पीयर ऑफ एक्शन से, एंड एंड होती है माइंड में जाके। तो वो कहते हैं जब किसी भी इंसान को मटीरिया मेडिका आप पढ़ाते हैं तो जनरली इट स्टार्ट्स विद वर्टिगो एंड एंड्स इन कंफ्यूजन, बिकॉज इट इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड। आपको एक हैफाजार्ड सिम्टम्स मिलेंगे, 700, किसी में 800, किसी में 600, और आपको उस सिम्टम्स को पढ़ के एक मतलब बनाना है, एक ड्रग पिक्चर बनानी है, एक तरीके से उसको समझना है कि जब मेरे सामने पेशेंट आए तो मैं कैसे पहचानूं कि दिस पेशेंट इज सल्फर और दिस पेशेंट इज लाइकोपोडियम। और यही हमारा तरीका होता है टू स्टडी मटीरिया मेडिका। आप एग्जाम पर्पज से पढ़ें, चाहे आप एआईपीजीटी के पर्पज से पढ़ें, थोड़ा एआईपीजीटी में देर इज मोर ऑफ
एलन कीनोट्स बोरिक का पर्टिकुलर सिम्टम्स को याद करना। लेकिन अगर आप एग्जाम बीएचएमएस के पर्पस से पढ़ें, या फिर हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस जो कि कोर है हमारा, जिससे हमको इज्जत मिलेगी, जिससे हमको सब कुछ मिलेगा, उसके पर्पस से पढ़ें, तो ये तरीका ऑफ स्टडीइंग जो मटीरिया मेडिका है, फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग इन इट्स टोटलिटी व्हाट द ड्रग इज ट्राइंग टू टेल यू, इस तरीके से समझने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। और जनरली ये होता है कि जब हम किसी भी ड्रग को पढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि ये सिम्टम्स तो इस ड्रग में है नहीं, क्योंकि पेशेंट के सामने जब कोई सीनियर प्रैक्टिशनर प्रिस्क्राइब कर रहा होता है तो आप कुछ लिमिटेड बुक से पढ़े होते हैं, पहला लैक्यूना ये रहता है, और आप बहुत ही लिमिटेड स्पीयर ऑफ एक्शन में एक ड्रग को जानते हैं, कि हमको पता है कि ये कुछ ड्रग्स स्किन में ही काम करेंगे, या ये कुछ ड्रग्स हैं जो पर्टिकुलरली आप फीमेल कंप्लेंट्स में ही दे सकते हैं। पर जब मैं आपको इस तरीके से ड्रग्स को पढ़ाऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा कि जो प्रीडोमिनेंट फेज या प्रीडोमिनेंट स्पीयर ऑफ एक्शन एक ड्रग का होता है वो तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे सिनेरियोज में उस ड्रग को प्रिस्क्राइब करा जा सकता है। तो मेरा मेन पर्पस यही रहेगा कि आपको एक ड्रग को उसकी पूरी टोटलिटी में समझाने की कोशिश रहेगी। हाँ, कुछ ड्रग्स हैं जो बहुत ही छोटे स्पीयर ऑफ एक्शन के साथ है, लेस प्रूवन है, नॉट वेल प्रूवन है, उसको हम उसी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। पर कुछ ड्रग्स हैं लाइक पॉलीक्रेस्ट जो कि वेल प्रूवन है, जो कि एंटी सोरिक्स है या एंटी साइकोटिक्स है या एंटी सिफिलिटिक है, इनको हम उनके माइजमेटिक अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ उनकी पूरी शेड्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज का जो मेरा ड्रग है उसको मैंने उसी तरीके से प्रिपेयर किया है, एंड दैट ड्रग इज ग्रेफाइटिस। अब आप लोगों से एक सवाल है मेरा, आप लोग ग्रेफाइटिस के बारे में क्या जानते हैं? अगर आप ग्रेफाइटिस के बारे में सुने, आपने नाम सुना कि ग्रेफाइटिस इज द रेमेडी, देन व्हाट कम्स टू माइंड? आप लोग चैट बॉक्स में बताइए कि ग्रेफाइटिस सोच के आपके दिमाग में क्या आता है। पहले हम इस पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। स्किन डिजीज, स्किन प्रॉब्लम्स, ओके, एक्जिमा, स्किन, गुड, मेनोपॉज, नाइस, कॉशियसनेस, वेरी गुड, क्लाइमैक्ट्रिक, वेरी गुड, क्रैक्स, फिशर, सोरियासिस, गुड। तो आपको कहीं ना कहीं अंदाजा है। ईयर्स बेटर इन नॉइज, वेरी पेक्यूलियर सिम्टम, गुड। तो कहीं ना कहीं आप सब ने ग्रेफाइटिस को एक तरीके से डिस्क्राइब करा, और मेजरली क्या डिस्क्राइब करा? स्किन रिलेटेड डिस्क्राइब करा, या फिर मेंसेस रिलेटेड जो ट्रबल है, जो मेनोपॉज के समय पे, क्लाइमैक्ट्रिक के समय पे दी जाती है, इन दो स्पीयर ऑफ एक्शन में या इन दो जगहों पे आप ग्रेफाइटिस ज्यादा देखी या ज्यादा दिखी। अब बात यह आती है कि अगर हम सिर्फ इस बेसिस पे ग्रेफाइटिस को देखें कि स्किन की डिजीज है या फिर मेनोपॉजल एज की डिजीज है, तो क्या ग्रेफाइटिस इज द ओनली रेमेडी? शुड वी प्रिस्क्राइब ओनली ग्रेफाइटिस, या सबसे ज्यादा ग्रेफाइटिस में ही दिमाग में आनी चाहिए स्किन जब हम सोचते हैं, एक्जिमा जब हम सोचते हैं, या हम स्किन इन्फेक्शन सोचते हैं? तो या हमें और भी दिक्कतें याद आनी चाहिए, और भी दवाइयां याद आनी चाहिए? Is the only remedy for the complaints that you have just written in chat box? My question is this: क्या सिर्फ दिमाग में आपकी ग्रेफाइटिस ही आती है? बहुत सारी रेमेडीज हैं, ऑफ कोर्स नहीं, बिल्कुल सही। तो अब एज अ होम्योपैथिक स्टूडेंट जो कि सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, फाइनल ईयर है, हमारा पर्पस क्या है कि वी नो दैट देयर आर मेनी मेडिसिन इन दैट स्किन फेज, there are many medicines which have eczema, there are many medicines which have psoriasis, there are many medicines which work in that climacteric phase, that work in that menopausal phase. So our job is कि how to understand what graphitis shows itself और कैसे वो अपने आप को दिखाती है इन स्किन डिजीजेस। क्या वो पॉइंटर्स होंगे जो हमें बताएंगे कि ऐसी स्किन ट्रबल हो तो ग्रेफाइटिस जाएगी, ऐसी दिक्कत हो क्लाइमैक्ट्रिक के टाइम पे तो ग्रेफाइटिस जाएगी? और इसी चीज को हमें आज समझना है। तो जब हम ग्रेफाइटिस की बात कर रहे हैं तो ग्रेफाइटिस में सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में ग्रेफाइटिस के पढ़ेंगे कि द फर्स्ट आइडिया ऑफ यूजिंग दिस सब्सटेंस, एस वेनहोल्ड करके एक इंसान थे,
उन्होंने बताया कि इट इज यूज्ड इन टेटर्स। आप लोग को पता है व्हाट इज टेटर्स? अगर आप टेटर्स की मीनिंग देखने जाएंगे तो इट इज एन आर्केइक और कोलोकियल टर्म यूज्ड फॉर इची स्केली वेसिकुलर स्किन डिजीजेस लाइक एक्जिमा, हर्पीज, सोरियासिस जैसे आपने नाम लिया। तो इसका फर्स्ट इंडिकेशन भी लोकल एप्लीकेशन की तरह ऐसी ही बीमारियों में करा गया। नॉट इंटरनली बट एक्सटर्नली ग्राफाइटिस अप्लाई करने से फायदा देखा गया। बाद में कुछ और लोग आए जिन्होंने इसी दवाई को इसी तरीके की बीमारियों के लिए इंटरनली भी यूज करा, लाइक ह्यूफ्लेंड। ह्यूफ्लेंड का नाम आप सबने सुना ही है। उन्होंने एक्ने के लिए भी ग्राफाइटिस को यूज करा। तो शुरुआत से ही ग्राफाइटिस का स्किन का स्पीयर ऑफ एक्शन बहुत ही प्रीडोमिनेंट रहा है। द चीफ लीडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस रेमेडी इज फाउंड इन इट्स स्किन सिम्टम्स। अगर आप डॉक्टर ईबी नैश की मटीरिया मेडिका पढ़ेंगे तो पहली कुछ लाइंस में डॉक्टर नैश बता देते हैं कि अगर आपको लीडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्राफाइटिस समझना है तो इट लाइज इन इट्स स्किन सिम्टम्स। बट नाउ कम्स द रियल क्वेश्चन। स्किन है, ठीक है, एक्जिमा में दी जाती है, पैथोलॉजी समझ ली, क्या इंडिकेशंस मिलेंगे, क्या वो पेक्युलैरिटीज है ग्राफाइटिस की? सबसे इंपॉर्टेंट पेक्युलैरिटीज ऑफ ग्राफाइटिस जो हमें देखनी चाहिए दैट इज इट्स स्पीयर ऑफ एक्शन। वो कहां कहां पे स्किन में आपको दिखेगी। कुछ ऐसे एरियाज हैं, हम देखते हैं ना कि वी लुक फॉर लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज। तो लोकेशन द फर्स्ट पॉइंट, इट इज वेरी पेक्यूलियर फॉर अ ड्रग। जब आप लोकेशन की बात करते हैं तो ग्राफाइटिस की कुछ पेक्यूलियर लोकेशंस हैं पेशेंट में जो आपको मिलेंगी, जैसे कि आईलिड्स, आई के सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में, ईयर्स, बिहाइंड द ईयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, नेल्स, एनी टाइप ऑफ डिफॉर्मिटी, क्रैक्स इन नेल्स, और बिटवीन फिंगर्स, आप दोनों फिंगर्स के बिटवीन में, बिटवीन टोज, दोनों टोज के बीच का जो है, जो फोल्ड्स होते हैं, उस फोल्ड्स में किसी भी तरीके के एरिया में क्रैक्स मिल रहे हैं, फिशर मिल रहे हैं, फाइब्रोमा है, सिकैट्रिसिस है। व्हाट इज सिकैट्रिसिस? आप लोग पढ़ते हैं ना, ओल्ड सिकैट्रिसिस एक ग्राफाइटिस का सिम्टम है। आप बताएंगे व्हाट इज सिकैट्रिसिस? सिकैट्रिसिस इज नथिंग बट जो स्कार वूंड होता है। आपको पहले कभी चोट लगी, आपको चोट लगने के बाद एक स्कार फॉर्मेशन होता है और उस स्कार फॉर्मेशन को ही सिकैट्रिसिस कहते हैं। वेन्स क्या होते हैं? वेन्स को मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में हम एपिडर्मोइडल सिस्ट कहते हैं। तो एपिडर्मोइड सिस्ट आप सुने होंगे नाम, जो कि मूवेबल होती है, पेनलेस होती है, कभी कभार एक जगह पे रहती है, कभी कभार नहीं रहती है, दैट इज वेन्स। और खासकर एक और एरिया है जो आप ये सेकेंड फोटो देख रहे होंगे, इसमें एक राइट कमिशर और लेफ्ट कमिशर आपको दिख रहा होगा। इसको हम ओरल कमिशर्स का नाम देते हैं। दिस एरिया वेयर द अपर लिप एंड द लोअर लिप इज मीटिंग, eruptions around this area is a very peculiar feature of graphitis as a remedy. Behind the ears, कान के पीछे eruptions होना is a very peculiar symptom of graphitis. आंखों में lids में, eyelids में, उसके आसपास के स्ट्रक्चर में skin disease होना is a very peculiar symptom of graphitis. तो when we look out for graphitis as a skin remedy, we see these kind of location. क्या इस लोकेशन पे है? तुरंत दिमाग में आना चाहिए, this location is predominantly telling us that graphitis can be the remedy. अब बात समझ में आ गई कि लोकेशन से हम पहचानेंगे, पर अब किस प्रकार के इरप्शन, किस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर मिलेंगे, अब नेक्स्ट पॉइंट वहां आता है। तो जब भी आप ग्राफाइटिस पढ़ने जाएंगे तो ग्राफाइटिस में आपको बहुत सारे विभिन्न सिम्टम्स मिलेंगे। इसमें लिखा भी हुआ है, एक्जिमा ऑफ लिड्स, स्केल्स हैं, क्रस्ट हैं, हार्ड सिकैट्रिसिस। अच्छा, इसका एक बहुत पेक्यूलियर सिम्टम पता है आपको क्या है? ये जो पुराने स्कार टिश्यूज होंगे, जैसे मान लीजिए आपको 4 साल पहले, 5 साल पहले कोई चोट लगी, आपका वहां पर एक स्कार फॉर्मेशन हुआ, और उस स्कार फॉर्मेशन की जगह पे ही बाद में फिर से कोई ट्यूमर डेवलप हो रहा है, उस स्कार फॉर्मेशन की जगह पे ही फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, उस स्कार फॉर्मेशन की जगह पे ही फिर से दिक्कत स्टार्ट हो गई है। ऐसे केसेस में ग्राफाइटिस वर्क्स वंडरफुली। और अगर उस ओल्ड सिकैट्रिसिस में आगे जाके कैंसर डेवलप हो रहा है, ट्यूमर डेवलप हो रहा है, स्पेशली अराउंड ब्रेस्ट, निपल्स के अराउंड क्रैक्स हैं, वहां स्कार फॉर्मेशन हुआ और कुछ साल बाद देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ कैंसर ऑफ ब्रेस्ट फ्रॉम देयर, देन हम पास्ट हिस्ट्री में देखेंगे, अच्छा यहां पर क्या हुआ था, पहले बताया कि हाँ यहां पर क्रैक्स होते थे मेरे को,
ठीक है, हमने पास हिस्ट्री में क्रैक्स देखे, फिर क्या हुआ, फिर तो एक स्कार फॉर्मेशन हो गया था डॉक्टर साहब, और उसके बाद अभी जब टेस्ट कराया तो ये चीज दिक्कत सामने आई है. नाउ वी नो दैट दिस पर्टिकुलर क्रोनोलॉजी ऑफ ग्राफाइटिस, कैसे शुरुआत हुआ, क्या हुआ, उसके बाद डेवलपमेंट कैसा हुआ, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन पूरा ग्राफाइटिस का है. तो इस तरीके से हमें ग्राफाइटिस को पहचानना पड़ेगा. एक बहुत कॉमन लाइन जो आप सुनेंगे ग्राफाइटिस के बारे में, एंड इन कंपैरिजन टू ग्राफाइटिस आप सुनेंगे हीपर सेल्फ के बारे में, इवन मिजेरियम के बारे में, इवन पेट्रोलियम के बारे में, दैट इज अनहेल्दी स्किन, एवरी इंजरी सपोरेट. हर इंजरी सपोरेशन के टूवर्ड्स लीड करेगी. ड्राइनेस बनी रहेगी स्किन में, स्केली नेचर रहेगा स्किन का, अनहेल्दी स्किन. देख के आप बता पाएंगे कि इसकी स्किन बहुत अच्छी नहीं है, बहुत प्रॉपर नहीं है. इसीलिए शायद डॉक्टर जॉर्ज विथोल्कस जब अपनी किताब में लिखते हैं कि इट इज मोर सुटेबल फॉर लेबरर्स और वर्कर्स, जो बार बार जिनके स्किन पे एक रफनेस का टेक्सचर मिलता है, बाहर बहुत एक्सपोज्ड है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के थ्रू, तो उसमें ज्यादा आपको ग्राफाइटिस मिलेगा, उन्होंने कहा. शायद यही एक कारण रहा हो. अब आगे आते हैं नेल्स के ऊपर. मैंने आपको बताया देयर इज ब्रिटल, कलम्बरिंग, डिफॉर्म्ड नेल्स विच इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एंटीमोनियम क्रूडम. इस तरीके के क्रैक्स मिलेंगे, फिशर्स मिलेंगे. एनल फिशर के लिए ग्राफाइटिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रेमेडी. नाइट्रिक एसिड कम्स क्लोज. अगेन किलॉइड फॉर्मेशन, किलॉइड इज बहुत, किलॉइड भी हमने पढ़ा हुआ है कि स्कार फॉर्मेशन के बाद जो एक एक्सेसिव ओवर ग्रोथ होती है उस एरिया में, दैट इज अ किलॉइड. तो इस तरीके के दिक्कतें जहां पर आपको मिलेंगी तो ग्राफाइटिस आपको सोचनी. नाउ हमें यह समझ में आ गया कि लोकेशन क्या है, हमें समझ में आ गया कि किस तरीके के स्केली इरप्शंस मिलेंगे, या सपुरेशन मिलेगा, या फिर क्रैक्स मिलेंगे, या फिशर मिलेगा. नाउ देयर कम्स द मेन पॉइंट ऑफ ग्राफाइटिस, जिससे आप श्योर शॉर्ट कह पाएंगे कि ओके दिस स्किन ट्रबल इज ट्रीटेड बाय ग्राफाइटिस. एंड दैट इज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड बाय डॉक्टर नैश. वो लिखते हैं, Hoyne had expressed it nearly right, eruption oozing out a thick honey-like fluid. It may be found on any part of the body, but is especially found on or behind the ears. मैंने बताया very important area. On head, face, genitals, and eyelids. I once treated a case of eczema of the legs, which was of 20 years standing. 20 साल पुराना eczema था. It was in an old obese woman. Obese woman भी बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफाइटिस के लिए. बाय द वे दैट इज द काइंड ऑफ सब्जेक्ट इन विच दिस रेमेडी इज फाउंड मोस्ट एफिकेशियस. देखिए मैश कैसे, देखिए पुरानी मटीरिया मेडिका की यही ब्यूटी है, वो आपको इंडिकेशन बता रहे हैं स्किन का, साथ में बता दिए कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा जाएगा. वो बोले कि वो वुमेन ओबीज थी, दैट ओबीज वुमेन और ओबेसिटी की टेंडेंसी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट ऑफ ग्राफाइटिस. एंड उसमें मेन चीज क्या है, इरप्शन ऊजिंग आउट अ थिक हनी लाइक फ्लूइड. डॉक्टर रॉजर मॉरिसन की डेस्कटॉप गाइड एक किताब आती है, अगर आप लोग ने नहीं देखी हो तो ये वो किताब है. मेरा मानना है कि आप सबको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए. इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल बुक. और इस किताब में कुछ सिम्टम उन्होंने डायमंड में लिखे हुए हैं, और जब वो किसी सिम्टम को डायमंड के आगे लिखते हैं तो वो कहते हैं कि ये अगर मिल रहा है देन देयर कैन बी नो अदर रेमेडी, यही दवाई जाएगी. और इस सिम्टम के आगे वो डायमंड लिखते हैं ग्राफाइटिस के अंदर. और वो सिम्टम क्या है, eruption ooze out a thick yellow or honey like fluid which dries into golden crystals on the skin. अब या तो आपको वो ओजिंग स्टेट में मिलेगा कि आपको येलोइश पस मिल रहा है, सपोरेशन मिल रहा है, उस तरीके का थिक डिस्चार्ज मिल रहा है, या तो वो सूख के मिलेगा आपको. पेशेंट आपके पास आया, वो दैट डिस्चार्ज इज ड्राइड अप, तो आपको दिखेगा देयर इज गोल्डन क्रिस्टल फॉर्मेशन ऑन द स्किन. आप पूछोगे ये क्या है डॉक्टर साहब, ये पस निकलता है इस तरीके का, पूरा गाढ़ा गाढ़ा निकलता है, येलो कलर का, पीला कलर का, वही जम गया है. ऐसे पेशेंट आपको डिस्क्राइब करेगा. देन ग्राफाइटिस इज द रेमेडी. नाउ देयर आर मेनी रेमेडीज विच कम्स क्लोज टू ग्राफाइटिस इन स्किन ट्रबल्स. तो एक कंपेरेटिव स्टडी को भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ऐसे ही एक्जिमा फॉर्मेशन में, ऐसे ही इरप्शंस में, ऐसे ही स्केल्स में, ऐसे ही क्रैक्स में, फिशर में, कैल्केरिया कार्प, पेट्रोलियम, मिजेरियम, सोराइनम, ये सारी रेमेडीज बहुत क्लोज आती हैं. बट कुछ कुछ पेक्यूलैरिटीज हैं इन मेडिसिन की. लाइक अगर येलोइश की जगह व्हाइटिश क्रस्ट मिले तो कैल्केरिया कार्ब इज मोर इंडिकेटेड. अगर ग्रीनिश टिंट मिले, येलो ग्रीनिश टिंट मिले सपोरेशन में, एम्बर लाइक फ्लूइड मिले, देन पेट्रोलियम इज द रेमेडी.
सिमिलर टू ग्राफाइटिस। पेट्रोलियम एंड ग्राफाइटिस में बहुत कॉमनैलिटी मिलेंगी, मिजीरियम ग्राफाइटिस में बहुत कॉमनैलिटी मिलेंगी, पर मिजीरियम के इरप्शंस का सिक्रीशन बहुत इजीली ड्राई हो जाता है। वहीं पर जहां पर वेट इरप्शन हो, जहां पर बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हो, दैट इज अ मोर ऑफ एन इंडिकेशन ऑफ ग्राफाइटिस। मोर ड्राइनेस इज मोर ऑफ एन इंडिकेशन ऑफ मिजीरियम। थिक एक्रेट पस अंडरनीथ, पार्ट्स डेफिशिएंट इन फैट। मिजीरियम का लोकेशन क्या है? उन एरियाज में जहां पर फैट की मात्रा बहुत कम होती है। वर्स फ्रॉम वार्म इन बेड, वहीं पर पेट्रोलियम इज वर्स इन विंटर्स। तो ये कुछ पेक्युलैरिटीज हैं। ओलिएंडर इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्किन रेमेडी। ब्राउन स्कैब्स मिलेंगे वहां पर आपको, ड्राई होने के बाद ब्राउनिश कलर के स्कैब्स मिलेंगे। उसमें भी बिहाइंड द ईयर्स और स्कैल्प में मेजर एरिया होता है ओलिएंडर का। विंका माइनर और नाइट्रिक एसिड दोनों में ह्यूमिड इरप्शंस हैं। नाइट्रिक एसिड में आपको थोड़ी ब्लीडिंग ज्यादा मिलेगी। नाइट्रिक एसिड की इन जनरल भी आप सिचुएशन आप पढ़ेंगे तो वहां पर ब्लीडिंग आपको ज्यादा मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। नाउ देखो, लोकेशन वही है, स्किन ट्रबल्स बहुत सिमिलर हैं, सब एक्जिमा में यूज करी जा सकती हैं, सब सोरियासिस में यूज करी जा सकती हैं, पर देयर आर माइनर डिफरेंसेस। आपको समझना पड़ेगा कि ये लोकेशन ग्राफाइटिस वाली ज्यादा है या मिजीरियम वाली ज्यादा है। ये इरप्शन का जो डिस्चार्ज है वो ग्राफाइटिस वाला है या फिर सोराइनम वाला है। ये कलर ग्राफाइटिस वाला है या फिर पेट्रोलियम वाला है। तो इन सब चीजों से देन कम्स द मोडालिटीज। मोडालिटी कैसी है, इन सब चीजों पे ध्यान करके स्किन में प्रिस्क्राइब करा जाता है, सिर्फ एक चीज पे फोकस नहीं करा जा सकता। नाउ we come to another very important symptom that we must understand related to the skin of graphitis. आप विलियम बोरिक, डॉक्टर विलियम बोरिक की किताब से ग्राफाइटिस पढ़ेंगे तो वो एक स्टेटमेंट लिखते हैं अपने इंट्रोडक्शन में। ही राइट्स, ग्राफाइटिस इज यूज्ड इन स्किन फेज ऑफ इंटरनल डिसऑर्डर्स। तो क्या आप में से कोई कुछ बताएगा इसके बारे में? व्हाट वी मीन बाय स्किन फेज ऑफ इंटरनल डिसऑर्डर्स, इसका क्या मतलब होता है? कोई इसको एक्सप्लेन करना चाहेगा चैट बॉक्स में? व्हाट इज स्किन फेज ऑफ इंटरनल डिसऑर्डर्स? सोरिक मैनिफेस्टेशन, मतलब सोरिक मैनिफेस्टेशन बोल सकते हैं पर नॉट डायरेक्टली, नॉट नेसेसरली। इसका एक अपना मीनिंग है इस बात का। आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरनल डिरेजमेंट, या दैट इज अ मोर एप्ट आंसर फॉर दिस। सी बेसिकली यहां पर वो क्या बताना चाह रहे हैं, आप लोग ने जो आंसर लिखे हैं वो बहुत करीब है, कि जनरली वी सी कि बहुत सारे ऐसे इंटरनल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें स्किन पे मैनिफेस्टेशन आती है। बहुत सारे ऐसे इंटरनल दिक्कतें होती हैं जो स्किन पे अपने आप को दिखाती हैं। तो जहां पर भी कोई इंटरनल डिसऑर्डर है जो कि अपने आप में इतना उभर के बाहर नहीं आया है पर स्किन पे आपको दिख रहा है, वहां आप स्किन पे उसको पहचान पा रहे हैं कि ये ऐसे इरप्शन या इस तरीके की सिचुएशन तब होती है जब लिवर में थोड़ी दिक्कत हो रही होती है। इस तरीके की दिक्कत तब होती है जब ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज कर रहे होते हैं। ये इस तरीके से जब आप चीजों को पहचानेंगे तो फिर आप इस सिम्टम को समझ पाएंगे। एंड इट इज वाइसा वर्सा। इंटरनल डिसऑर्डर में स्किन पे अफेक्शन आना, स्किन के अफेक्शन को दबा देने पे इंटरनल डिसऑर्डर पैदा हो जाना, बोथ कवर्स ग्राफाइटिस वेरी वेल। आगे इसको हम और समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर केंट अपनी मटीरिया मेडिका में लिखते हैं, व्हेन इरप्शन और डिस्चार्जेस हैव डिसअपियर्ड सडनली फ्रॉम एनी कॉज एंड ग्रेव क्रॉनिक फिनोमेना हैव फॉलोड, ग्राफाइटिस इज वन ऑफ द मेडिसिन टू बी स्टडीड। आपने देखा देयर इज सप्रेशन ऑफ स्किन डिजीज, डिस्चार्जेस सप्रेस करे गए, डिस्चार्जेस डिसअपियर हुए, एंड सिंस देन पेशेंट हैज डेवलप्ड एन क्रॉनिक डिजीज। तब से पेशेंट में क्रॉनिक डिजीज आई, तो दैट इज एन प्रोमिनेंट इंडिकेशन ऑफ ग्राफाइटिस। डॉक्टर एलन अपनी कीनोट मटीरिया मेडिका में लिखते हैं, अपने एलन की नोट्स में आप देखिएगा, डायरिया, स्टूल ब्राउन, फ्लूइड मिक्स्ड विद अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस एंड ऑफ एन इनटॉलरेबल ऑर्डर। ठीक है, डायरिया की कैरेक्टरिस्टिक बताए। बाद में क्या लिखते हैं, इंपॉर्टेंट वो है, ऑफन कॉज्ड बाय सप्रेस्ड इरप्शन। That diarrhea is in itself not developing, it is developing after the skin disease has been suppressed. Thorinum comes close, sulfur comes close. Graphitis is also a very prominent remedy.
नाउ कम टू द मेन पॉइंट। ये जो मैनिफेस्टेशन हमने पढ़ी कि सप्रेशन के बाद डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम, आप सबके दिमाग में सोरा याद आया होगा, सोरिक मैनिफेस्टेशंस याद आई होंगी। टू आर एस्टोनिशमेंट, डॉक्टर नैश कहते हैं कि जब भी इस तरीके का स्किन का सप्रेशन मिलता है तो हम सबके दिमाग में पहली दवाई क्या आती है? सल्फर। सल्फर से बहुत क्लोजली रिलेटेड सोराइनम पढ़ते हैं, तो सोराइनम। डॉक्टर नैश कहते हैं इट इज अ क्राइम टू थिंक ऑफ सल्फर इन दीज केसेस बिकॉज ग्रेफाइटिस इक्वली, इफ नॉट मोर, इक्वली कवर्स all the manifestation of suppression of skin diseases as equal to sulfur. वो इस केस से आपको समझाएंगे भी। I gave her on account of much burning of the feed dose of sulfur in 2 or 3 weeks and eruption was developed all over the body. सल्फर दी, फायदा नहीं हुआ, इरप्शन डेवलप हुआ। अब इरप्शन का कैरेक्टरिस्टिक देखिए, जब आप पुराने स्टॉलवर्ड्स के केस पढ़ते हैं ना, तो उसमें आपको यह पहचानने को मिलता है कि प्रिस्क्रिप्शन पॉइंट्स क्या होते हैं बड़ी दवाइयों के। तो उन्होंने क्या बोला कि एक्सुडेड अ ग्लूटेनियस स्टिकी फ्लूइड। ये ग्लूटेनियस स्टिकी फ्लूइड वही कैरेक्टरिस्टिक थिक ओजिंग डिस्चार्ज ऑफ ग्रेफाइटिस है जो मैंने आपको पीछे डिस्क्राइब करा है। ये अपने आप में एक प्रिस्क्रिप्शन पॉइंट है ग्रेफाइटिस का, जो कि नैश कर चुके हैं और फायदा मिल चुका है। तो दैट गिव्स कॉन्फिडेंस इन दैट सिम्टम। ठीक है। 1 dose of graphitis CM dry on the tongue cured this as well as the eczema of the legs and left her skin as smooth as that of a child. Now ये तो चलो इंपॉर्टेंट है, हमने ठीक कर दिया ग्राफाइटिस से, बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद लिखा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। This was years ago. Erysipelas sometimes takes this form and in such cases recur again and again. It will naturally occur on the physician. ये important है। It will naturally occur to the physician that because of the reoccurrence, there is some soric taint which must be met by sulfur. तब भी soric taint की बात आती है तो दिमाग में आती है sulfur. But we must not make the too common mistake of thinking that sulfur is the remedy on account of the great antisoric power or on the often misleading indication. वो बोलते हैं ये कॉमन मिस्टेक आप मत करिएगा कि जब भी हम इस तरीके की हिस्ट्री देखते हैं तो पहली दवाई ऐसा सोरिक टेंट देखते हैं तो सल्फर सोचते हैं। When seemingly indicated remedies don't act because sulfur is not the only antisoric and where graphitis is indicated is not at all the antisoric for the case. वो कहते हैं कि पहली तो बात ये समझिए कि सल्फर ही अकेली एक दवाई नहीं है जो एंटीसोरिक है। एंड खासकर जब ग्राफाइटिस के इंडिकेशन मिल रहे हो तब तो सल्फर कतई वो दवाई नहीं है। अगर इंडिकेशंस आपको मिल रहे हैं आफ्टर सप्रेशन ऑफ स्किन डिजीज, दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स ग्राफाइटिस, then you must give graphitis on the background of sora. You should not give sulfur because graphitis is as strong an antisoric as sulfur is, as sorinum is. Graphitis is a powerful antisoric as are sorinum, lycopodium, causticum and many others. Sometimes must decide here as elsewhere in order to still further show the wonderful antisoric power of the remedy. एंड अगर डॉक्टर नैश का ये केस और डॉक्टर नैश की ये इंसाइट अपने आप में पावरफुली नहीं बताती कि हाउ ग्रेट एन एंटीसोरिक ग्राफाइटिस इज, देन हम डायरेक्टली उनसे सीखेंगे जिन्होंने ये सोरा का कॉन्सेप्ट दिया है, दैट इज डॉक्टर हनीमैन। अब आपको सबको पता होगा कि डॉक्टर हनीमैन ने क्रॉनिक डिजीज नाम की एक किताब लिखी जिसमें वो माइज्म का कॉन्सेप्ट समझाए और उन्होंने उस बुक में 48 मेडिसिन को लिखा। Those 48 are antisoric remedies and one of them is graphitis. आप डॉक्टर बोरिक की भी लाइन पढ़ेंगे, like all carbons this remedy is an antisoric of great power. डॉक्टर हनीमैन अपनी क्रॉनिक डिजीज के इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं we go somewhat further and administer graphitis as a very serviceable antisoric remedy and this whether herpes be present in the chronic disease or not, provided that the present and previous symptoms of the patient are found to be homeopathically as similar as possible. वो बोलते हैं ये मत देखो कि पैथोलॉजी क्या है, हर्पीज है या एक्जिमा है तो ही ग्राफाइटिस सोचेंगे, ऐसा मत सोचो। आप देखो कि प्रेजेंट सिम्टम ऑफ द केस एंड प्रीवियस। नाउ प्रीवियस क्यों? प्रीवियस मतलब go to the past, look is there any suppression of skin disease, and if there is suppression then look for the present symptom and if it matches with the image of graphitis then graphitis is the remedy and it is very serviceable as an antisoric remedy, वो कहते हैं। तो next time when we see skin suppression and we are looking for sulfur, we should think of graphitis also.
ऐसे बहुत सारे आपको अलग अलग केसेस मिल जाएंगे। ये कुछ केसेस मैंने आपको बताए हुए हैं, इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको नैश की मटीरिया मेडिका में ये मिल जाएंगे, जहां पर सप्रेशन हुआ है एंड देन ग्राफाइटिस हैज एक्टेड वेरी वेल। एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर लिखी हुई है, दैट इज आईलिड्स की, जो हम बात कर रहे थे। आईज और ईयर्स, ये दो ऐसे स्पीयर ऑफ एक्शन है ग्राफाइटिस के, जिसमें ग्रेट रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, खासकर आईलिड्स एंड बिहाइंड द ईयर्स। यहां पर अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो वो लिखते भी हैं कि सल्फर के लिड्स के मार्जिन रेड होते हैं और फिसेस होते हैं, पर ग्राफाइटिस लीड्स ऑल द रेमेडी फॉर एक्जिमेटिस अफेक्शंस ऑफ द लिड्स। वो कहते हैं कि सल्फर भी क्लोज आती है, पर जो ग्राफाइटिस है वो सबको लीड करती है लिड्स के, आईलिड्स के एक्जिमेटिस इरप्शंस में। स्टैफ कम्स क्लोजर, नेक्स्ट दवाई स्टैफिसग्रिया बहुत कम पास आती है। आप स्टैफ में पढ़ते भी होंगे, स्टाइल्स, चेलेजियन, ये आई के सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में कितने इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं स्टैफ के भी। बोलते हैं ग्राफाइटिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, देन कम स्टैफ्स, उसके बाद कुछ और दवाइयां हम सोच सकते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट इज ग्राफाइटिस। अनदर इंटरेस्टिंग फीचर रिलेटेड टू आई इज फोटोफोबिया। फोटोफोबिया आप लोग समझते हैं, लाइट से बहुत दिक्कत होती है, आंखों में बहुत दर्द होगा। ये एक बहुत पिक्यूलर सिम्टम है ग्राफाइटिस का, डॉक्टर विथोल्कस बताते हैं। ऑप्थेल्मिया हो रहा है, आपका कंजक्टिवाइटिस हो रहा है, आपका ब्लेफराइटिस हो रहा है, देर इज इन्फेक्शन, देर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द आईलिड्स, ग्राफाइटिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी। एक्जिमा है, फिशर्ड है, ये सब में क्रैक्स हो रहे हैं, ड्राइनेस हो रही है, सॉरी, ग्राफाइटिस इज द एज एन इंपॉर्टेंट रेमेडी। देन आगे हम चलते हैं इसके एफिनिटी टू ईयर इन ग्राफाइटिस। कुछ बहुत पिक्यूलियर सिम्टम्स हैं ईयर के। पहला सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम, इरप्शंस और क्रैक्स बिहाइंड ईयर। इसमें कैल्केरिया, सिलिका, लाइको, पेट्रोलियम, सल्फर सब पास आएंगी, पर स्पेशल ये जो एरिया है, यहां ग्राफाइटिस को सबसे पहले सोचना चाहिए। आई हैव सीन सम ऑफ द केसेस ऑफ माय टीचर्स जहां पर ग्राफाइटिस हैज एक्ट वंडरफुली इन दीज एरिया। क्रॉनिक डिस्चार्जेस फ्रॉम ईयर्स, लेफ्ट ईयर से बहुत टाइम से डिस्चार्जेस हो रहे हैं, ग्राफाइटिस इज द रेमेडी। और एक बहुत ही क्यूर सिम्टम समझते हैं आप, बहुत ही अचंभा कर देने वाला सिम्टम, बहुत ही कॉन्ट्रडिक्ट कर देने वाला सिम्टम जो ग्राफाइटिस का है। अगर आप डॉक्टर पी शंकरन की किताब पढ़ेंगे, जो भी डॉक्टर राजन शंकरन आप सब नाम जानते होंगे, उनके फादर है, वेरी वंडरफुल फिजिशियन। उनकी किताब एलिमेंट्स ऑफ होम्योपैथी आप पढ़ेंगे, वो किताब है भी मेरे पास यहाँ पर, अभी आप देखिए, ये है उनकी किताब। इस किताब में वो लिखते हैं कि ये एक सिम्टम के बेसिस पे बहुत सारे डेफनेस के केस उन्होंने ठीक किए हैं थ्रू ग्राफाइटिस। आप सोच सकते हैं, डेफनेस के केस थ्रू ग्राफाइटिस। ऑन विच सिम्टम? हियरिंग इज बेटर फ्रॉम बैकग्राउंड नॉइसेस। अ वेरी पिक्यूलियर टाइप ऑफ सिम्टम, कि ज्यादा अच्छे से सुनाई तब देता है जब नॉइसेस बैकग्राउंड में ज्यादा। बहुत अचंभा कर देने वाला सिम्टम है, पर ये बहुत पिक्यूलियर बनाता है इस सिम्टम को। और इस पिक्यूलैरिटी के बेसिस पे डॉक्टर शंकरन कहते हैं कि मैंने कई डेफनेस के, पार्शियल डेफनेस के केस ठीक करे। नाउ कुछ सिम्टम कॉम्प्लेक्स के बारे में जानते हैं। डॉक्टर विथोल्कस अपनी किताब में लिखते हैं कि मान लीजिए पेशेंट में फोटोफोबिया मिल रहा है, आईज बहुत पेनफुल है, लाइट्स नहीं सह पाता, रात को सोता है, सुबह उठता है, पूरा आंखों के आसपास कीचड़ जमा हुआ है। ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेटेड रह रहा है। कॉर्नर्स ऑफ द माउथ, ये कमिशर्स, ओरल कमिशर्स में इरप्शंस है, रेगेड्स हैं। इस तरीके की कुछ पर्सनैलिटी टाइप मिली है फिजिकल के लेवल पे, तो कंप्लीट पिक्चर बन जाती है आपकी ग्राफाइटिस की। नेक्स्ट टाइम आप किसी ऐसे पेशेंट में मिले जिसको आईज के अराउंड, ईयर्स के अराउंड, माउथ के कॉर्नर्स के अराउंड एंड कॉन्स्टिपेशन मिल रहा है, एंड देर इज टेंडेंसी टू ओबेसिटी, देन ग्राफाइटिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी। नाउ अब हम आएंगे एक और चीज पे, जिसको हम बोलते हैं कि टू व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी दिस रेमेडी इज अडेप्टेड टू। अब आप बोल दिए कि चलिए स्किन में बहुत अच्छा काम करती है, एंटीसोरिक ऑफ ग्रेट पावर है, स्किन के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने समझ लिए, कंपैरिजन देख लिया। नाउ कम्स द मेजर पार्ट की किस तरीके की पर्सनैलिटी में ग्राफाइटिस देखी जाएगी। आप एलन कीनोट्स उठा के देख लें, आप बोरिक मटीरिया मेडिका उठा के देख लें, आप और सेवरल मटीरिया मेडिकास उठा के देख लें, ये ट्रायो इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ ग्राफाइटिस जो यहां पर लिखा हुआ है। इस ट्रायो को समझ लिया तो ग्राफाइटिस बहुत आसानी समझ में आ जाएगी।
क्रायो क्या है? फैट, चिली एंड कॉस्टिव। कॉस्टिव इज कॉन्स्टिपेशन, ओल्ड वर्ड फॉर कॉन्स्टिपेशन। ओबेसिटी होने वाले लोगों में जो कि थर्मली चिली हैं और जिनमें क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन मिल रहा है, एंड इफ दे आर वुमेन देर इज अ हिस्ट्री ऑफ डिलेड मेंसेस, ग्राफाइटिस 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 इज द रेमेडी। अगर इस तरीके के पर्सनैलिटी टाइप आपको मिल रहा है, देन आपको रिकॉग्नाइज करना है इस हिंट से कि ग्राफाइटिस कैन बी द रेमेडी। टोटलिटी पे आते हैं बाद में, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी बन जाती है ग्राफाइटिस ऐसे केसेस में जहां पर आपको ये इंडिकेशंस मिले। ठीक है, आप अलग अलग मटीरिया मेडिका में पढ़ेंगे भी। हेरिंग में स्टेज ऑफ लाइफ एंड कॉन्स्टिट्यूशन करके एक सेक्शन होता है। हेरिंग गाइंडिंग सिम्टम एक किताब आती है 10 वॉल्यूम की। अगर आपको नहीं पता हो तो आपकी एलन की नोट्स इज अ रिफाइंड फॉर्म, एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ हेरिंग गाइडिंग सिम्टम। वो लिखते हैं कि अडेप्टेड टू वुमेन इंक्लाइन टू ओबेसिटी हु सफर फ्रॉम हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन एंड हुज हिस्ट्री रिवील्स अ टेंडेंसी टू डिलेइंग मेंस्ट्रुएशन। वही तीनों चीजें कवर करी, ओबेसिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, डिलेड मेंस्ट्रुएशन है। फिर डॉक्टर बोरिंग भी लिखते हैं स्टाउट ऑफ फेयर कंप्लेक्शन, टेंडेंसी टू स्किन अफेक्शन, कॉन्स्टिपेशन, फैट, चिली, कॉस्टिव विद डिलेड मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, टेक्स कोल्ड इजीली। देखो ये वो पूरी पिक्चर बना के आपको दे रहे हैं। इस तरीके के लोगों में ग्राफाइटिस बहुत अच्छा काम करेगी। डॉक्टर एलन की किताब में आपको फिर से मिल जाएगा, सूटेड टू वुमेन इंक्लाइन टू ओबेसिटी, हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन, हिस्ट्री ऑफ डिलेड मेंस्ट्रुएशन, पल्सिटिला इज एट प्यूबर्टी, ग्राफाइटिस इज एट क्लाइमेट्रिक। इसका क्या मतलब हुआ? व्हाट पल्सिटिला इज एट प्यूबर्टी, ग्राफाइटिस इज एट क्लाइमेट्रिक। इस लाइन से आप क्या समझते हैं? कोई बताएगा? सी, पल्सिटिला एंड ग्राफाइटिस, आगे हम आएंगे इन कंप्लेंट्स पे, मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स पे। पल्सिटिला एंड ग्राफाइटिस आर वेरी अलाइंड रेमेडीज। उनके सिम्टोमेटोलॉजी बहुत मैच करते हैं, खासकर फीमेल ट्रबल्स पे। पर पल्सिटिला में हम देखे हैं कि एलिमेंट्स जनरली स्टार्ट फ्रॉम प्यूबर्टी। जैसे ही मेनार्क स्टार्ट हुआ, प्यूबर्टी स्टार्ट हुई, कंप्लेंट स्टार्ट होना चालू हो गए। एंड ग्राफाइटिस में जनरली हम देखते हैं कि कंप्लेंट्स तब स्टार्ट होती हैं जब वो मेनोपॉजल स्टेट में जा रही हो वुमेन। क्लाइमेक्ट्रिक इज मेनोपॉजल स्टेट। तो एक एक स्टेट में बहुत अच्छा काम करेगी, एक दूसरे स्टेट में बहुत अच्छा काम करेगी, दोनों के सिम्टम्स बहुत सिमिलर है। ठीक है ना? तो इसको आपको ध्यान में रखना है। यस, बहुत लोगों ने सही बोला इसमें। अब आगे आते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट fear of action of graphitis is the mental और इमोशनल पिक्चर और द साइकी ऑफ ग्राफाइटिस। कि ग्राफाइटिस के मेंटल्स क्या बताते हैं। जब भी आप ग्राफाइटिस को क्रॉनिक डिजीज से पढ़िए, प्रूविंग मटीरिया मेडिका से पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको थर्ड ईयर में प्रूविंग मटीरिया मेडिका ही पढ़नी चाहिए, आपको समझ में भी नहीं आएगी, आप मटीरिया मेडिका से बहुत दूर दूर भाग जाएंगे अगर आप प्रूविंग पढ़ने बैठे। लेकिन आपको हिंट्स लेने हैं वहां से। आप सिर्फ माइंड के कुछ 15-20 सिम्टम पढ़ के देखिए, सिर्फ एक स्पीयर ऑफ एक्शन के 15-20 सिम्टम पढ़ के देखिए, समझने की कोशिश करिए कि क्या पिक्चर बनाना चाह रहे हैं प्रूविंग मटीरियल मेडिकल। और आप जब हेरिंग गाइडिंग सिम्टम पढ़ेंगे और क्रॉनिक डिजीज पढ़ेंगे तो दो शेड्स जनरली ग्राफाइटिस में देखने को मिलते हैं। और यही दो शेड्स आपको थ्रू आउट सारी मटीरियल मेडिका, आप कोई भी मटीरियल मेडिका उठा के मेंटल्स ऑफ ग्राफाइटिस पढ़िए या रेपर्टरी से रूब्रिक्स देख के मेंटल ऑफ ग्राफाइटिस पढ़िए, ये शेड आपको दो शेड्स मिलेंगे ग्राफाइटिस की, जिसको मैंने लिखा है फ्रॉम कॉशियसनेस टू डिस्पॉन्डेंसी। एक शेड आपको रेड में मैंने हाईलाइट कर रखा है, एक शेड आपको ब्लू में हाईलाइट कर रखा है। रेड शेड इज ऑफ कॉशियसनेस और ब्लू शेड इज ऑफ डिस्पॉन्डेंसी, सैडनेस, डिप्रेशन, इन सब का, एंजाइटी का। आप एलन की नोट्स में मेंटल्स पढ़ के देखिए। एक्सेसिव कॉशियसनेस, टिमिड, हेजिटेट्स, अनेबल टू डिसाइड अबाउट एनीथिंग। डिसीजन मेकिंग बहुत दिक्कत वाली चीज है ग्राफाइटिस के लिए। इनडिसाइसिव लोगों में ग्राफाइटिस इज अ प्रोमिनेंट रेमेडी। बहुत ही टिमिड पर्सनैलिटी है, शाई पर्सनैलिटी है, हेजिटेट करता है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचेगा। ट्रिफल्स, एक शब्द आपने सुना होगा ट्राइफल्स, TRIFLES, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें ग्राफाइटिस के पेशेंट को बहुत परेशान करती है। छोटे से डिसीजन लेने में उसको 10 बार सोचना पड़ जाएगा।
दूसरा एक शेड क्या आता है एलन की नोट्स में, सैड, डिस्पोंडेंट। डिस्पोंडेंट इज डिस्पेयर ऑफ लाइफ, क्या होगा आगे कुछ पता नहीं है, बर्बाद है सब कुछ, ये वाली सोच। म्यूजिक मेक्स हर वीप, थिंग्स ऑफ नथिंग बट डेथ। इस तरीके का सैडनेस एंड डिस्पोंडेंसी, इस लेवल की। बोरिक में आपको मिल जाएगा ग्रेट टेंडेंसी टू स्टार्ट, टिमिड, अनेबल टू डिसाइड, वांट ऑफ डिस्पोजिशन टू वर्क। अब इसको हम कोहेरेंस में लाने की कोशिश करेंगे। ये तो आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे मटीरिया मेडिका में शेड्स। जैसे कैंट में आपको मिलेगा पेशेंट बिकम्स वेरी रेस्टलेस, अटेम्प्टिंग क्लोज मेंटल वर्क एंड देयर इज मार्क ड्रेड ऑफ मेंटल वर्क। मेंटल वर्क नहीं कर सकता ग्राफाइटिस पेशेंट, बहुत दिक्कत होगी उसको। मेंटल डिप्रेशन इज एक्सट्रीम एंड इट इज मेड वर्स बाय म्यूजिक। सैडनेस और बढ़ जाती है, मूड्स चेंज हो रहे हैं कंटिन्यूसली, इरिटेबल हो रहा है। ये सारी परेशानी आपको देखने को मिलेगी, एंजाइटी है पेशेंट के अंदर। पर अब इसको एक स्ट्रक्चर में समझने की कोशिश करते हैं, और ये स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे से समझाया गया है बाय डॉक्टर विथोल्कस एंड डॉक्टर मॉरिसन, ऑल्सो डॉक्टर रॉजर मॉरिसन। देखिए, ब्लैंडनेस एक शब्द समझ लीजिए ग्राफाइटिस के बारे में, या जिसको हम कैलोज्ड थिक स्किन भी बोल सकते हैं, मोटी चमड़ी, ठीक है ना। इस मोटी चमड़ी होने के कारण ग्राफाइटिस के पेशेंट में एक ब्लाइंडनेस है। कोई भी स्टिमुलस जो बाहर से दे रहे हैं, चाहे वो मेंटल लेवल का हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल लेवल का हो, चाहे वो फिजिकल लेवल का हो, वो लैक ऑफ सेंसिटिविटी है उस स्टिमुलस के लिए। और फिर जो लैक ऑफ सेंसिटिविटी, बाहर से आप कोई चीज समझा रहे हैं, आप कोई चीज बोल रहे हैं, वो उसको कम समझ में आएगी, धीमे समझ में आएगी, थिक स्किन्ड है, ब्लैंडनेस है, लैक ऑफ सेंसिटिविटी टू एनी स्टिमुलस है। और वही उसके बॉडी, इमोशन और इंटेलेक्ट में दिखती है फिर बाद में। जब आप ग्राफाइटिस के सिम्टम फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप पढ़ेंगे ओनली सम इंप्रेशंस एक्चुअली मैनेज टू गेट थ्रू पेशेंट अवेयरनेस। Patients have poor memory, weakness of short-term memory. Eventually, the mind becomes empty. अब सोचिए, एक टिमिड पर्सनैलिटी का पेशेंट है, एक शाई पर्सनैलिटी का पेशेंट है, जिसको एक्सटर्नल स्टिमुलस बहुत अच्छे से वो परसीव नहीं कर पा रहा है, उसका माइंड उतने अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा है। तो वो क्या कर रहा है कि जब एक्सटर्नल स्टिमुलस आएगा नहीं अच्छे तरीके से, तो वो चीजों को भूलना स्टार्ट करेगा, क्योंकि जब वो याद कर रहा था तब वो स्टिमुलस अंदर अच्छे से गया नहीं। तो देर इज अ शॉर्ट टर्म का मेमोरी का लॉस होता है। बहुत पुरानी चीजें याद रहेंगी, अभी 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, 4 दिन पहले, 4 घंटे पहले की चीजें भूल जाएगा। वीकनेस ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। धीमे धीमे ये शॉर्ट टर्म मेमोरी इतनी बढ़ जाती है कि एक एब्सेंट माइंडेड स्टेट आ जाती है ग्राफाइटिस की, एक एम्प्टीनेस रहती है, अपने आप में खोया बैठा हुआ है। अब जाके करोगे तो ये बोरिक का जो सिम्टम पीछे आपने पढ़ा डॉक्टर बोरिक की मटीरिया मेडिका का, जो हमने पढ़ा कि उसमें लिखा हुआ था, पहली ये जो लाइन लिखी हुई है, ग्रेट टेंडेंसी टू स्टार्ट, चौंक जाना अचानक से। ये पेशेंट कैसे चौंकेगा कि कभी कभार आपको आके अटेंडेंस ऐसे सिम्टम्स बताते हैं, डॉक्टर साहब पता नहीं क्या होता है, कभी भी जाओ तो अचानक से डर जाते हैं, चौंक से जाते हैं। अच्छा, क्यों चौंक जाते हैं, कहा क्या सोच रहे होते हैं उस समय पे, डॉक्टर साहब पता नहीं, खोया रहता है दिमाग, कुछ समझ में नहीं आता, कहाँ रहता हूं, अचानक से कोई आता है तो डर से जाता हूं। ये वही एब्सेंट माइंडेड स्टेट है, ये अपने ही दिमाग में एक एम्प्टीनेस में खोया हुआ है। और जैसे ही फिर कोई आ रहा है, आंखें खुली है, सामने देख रहा है, लेकिन जैसे ही कोई आया उसने पूछा क्या हुआ, हाँ क्या बोला, अच्छा क्या बोले थे आप, एकदम से स्टार्टल करेगा। इस तरीके की स्टेट हो जाती है ग्राफाइटिस पेशेंट की। इसकी वजह से अब देखिए, वो इंप्रेशन आ नहीं रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन डिफिकल्ट हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन डिफिकल्ट होगा तो काम नहीं कर पाएगा, मेंटल लेबर एग्रेवेशन, मेंटल लेबर में फिजिटी होगा, रेस्टलेस होगा। क्यों? क्योंकि जो चीजें वो पढ़ना चाह रहा है, जो चीजें वो करना चाह रहा है, उसके दिमाग में उतनी अच्छे तरीके से जा नहीं रही है। एक थिक स्किन बन गई है, एक कैलोज्ड फॉर्म हो गया है, वो ब्लाइंडनेस हो गई है, वो समझ नहीं पा रहा है, परसीव नहीं कर पा रहा है। अब सोचिए कि ऐसे पेशेंट्स जिसके इस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं, उसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी क्या? जो चीजों को सही से समझ नहीं पा रहा, जो चीजों को सही से परसीव नहीं कर पा रहा, जो अपने ही एक एम्प्टी माइंडेड स्टेट में, एक एब्सेंट माइंडेड स्टेट में खोया हुआ है, आप उससे बोलिए कि चलो अब इस ये क्या है वो डिसाइड करो, he cannot decide. Irresolute, that symptom, that rubric comes. Because of dullness of mind, there is irresolution. Patient cannot give, even make the simplest of decision, result of insecurity and weak and unclear mind. कि भैया माइंड में कुछ क्लैरिटी ही नहीं है तो डिसीजन मेकिंग कैसे होगी, इसीलिए इनडिसाइसिव होगा, इससे इररेजोल्यूट होगा।
एंड रियलाइजेशन ऑफ देयर वीकनेस। अब जैसे जैसे ग्रेफाइटिस को अपनी इन वीकनेसेस के बारे में पता चलता है, तो देयर कम्स वेरियस फॉर्म ऑफ एंजाइटीज। अब देखो कैसे वो ग्रेफाइटिस, वो कॉशियस, जो दो स्टेट मैंने आपको बताई, कॉशियस टू डिस्पोंडेंसी, कैसे वो ट्रांसफर होता है पेशेंट। पहले इरेजोल्यूट है, डलनेस ऑफ माइंड है, एब्सेंट माइंडेडनेस है, धीमे 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 इनडिसाइसिव हो गया, इरेजोल्यूट हो गया। अब समझने लगा कि ये मुझसे नहीं समझ में आ रहा, मैं भूल जा रहा हूं चीजें। अब ये डर सताने लगा, अब इस डर के चक्कर में, इस वीकनेस के रिकग्निशन के चक्कर में एंजाइटीज होना चालू हो जाएंगी। ये हो गया तो वो हो गया तो एंटिसिपेटरी एंजाइटी टाइप का आ जाएगा, फियर हो जाएगा, फियर दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन, एंजाइटी अबाउट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी डिसीजन। ये डिसीजन ले लिया, रिग्रेट, रिमोर्स बहुत करेगा अपने डिसीजन को लेके, पेशेंट में दिखेगा। हर बार डिसीजन लेने के बाद सोचते हैं, अरे यार ये गलत ले लिया क्या मैंने, सही किया या नहीं किया, सही किया या नहीं किया। रिग्रेट्स द डिसीजन मेड। ट्रिफल्स सीम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिए जो बहुत छोटी सी चीज होगी, वो ग्राफाइटिस के पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जैसे कि बहुत एक छोटा सा एग्जांपल, रात के खाने में क्या खाएंगे, ये या वो, इरेजोल्यूट, इनडिसाइसिव, कैनॉट, बट वेरी सिंपल डिसीजन ऑफ लाइफ, डेली डिसीजन ऑफ लाइफ, कैनॉट डिसाइड। बैठा हुआ है, आए दो बार पूछे, अचानक से स्टार्टल कर। देखिए ऐसे पिक्चर बनाने की कोशिश करा करिए मेंटल्स की, तब आपको पेशेंट में भी दिखेंगे, तब आपको क्लिनिक में भी दिखेंगे, वरना ये सिर्फ एक सेंटेंस है आपके लिए। ठीक है। नाउ अब इस स्टेट से चलते 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 एंड स्टेज आती है, दैट इज ऑफ मेंटल डिप्रेशन। देयर इज सैडनेस, एक्सेसिव सैडनेस, देयर इज मूड चेंजेबिलिटी, वीप्स विदाउट कॉज, बिना किसी कारण के रोना आ रहा है। म्यूजिक सुनने से सैडनेस बढ़ रही है। थिंग्स ऑफ डेथ एंड सैल्वेशन, सैडनेस कम्स फ्रॉम अ काइंड ऑफ प्रेशर फेल ऑन द चेस्ट। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट कभी कभार बताता है, डिप्रेसिव स्टेट में खासकर अगर आप डिप्रेशन के पेशेंट से डील करेंगे, तो वो आके आपको एक सिम्टम बताएगा, डॉक्टर साहब एक भारीपन सा महसूस होता है सीने में। एंड उस भारीपन के पीछे कोई फिजिकल एलिमेंट, कोई फिजिकल कॉज नहीं है। आप चेस्ट एग्जामिनेशन करते हो, आप थ्रोट एग्जामिनेशन कर लिया आपने, ऑस्कल्टेट कर लिया, सब कर लिया, कुछ अबनॉर्मल नहीं है। डॉक्टर साहब एक भारीपन सा लगा रहता है, और आप उसकी मेंटल स्टेट देखोगे, ऑल डिप्रेस्ड, एंजाइटी, फियर, इन सबसे भरी हुई। तो दैट सैडनेस कम्स फ्रॉम दैट काइंड ऑफ प्रेशर फेल ऑन द चेस्ट। पेशेंट उस सैडनेस के साथ साथ एक प्रेशर ऑन चेस्ट, एक ऑपरेशन फीलिंग बता रहा है, then graphitis is a very important remedy in those cases. Greatest misfortune impended over him, सारा गलत मेरे साथ ही हो जाएगा। अब वो देखो कैसे वो सर्कल चालू हुआ, एक डलनेस ऑफ माइंड, और कैसे वो कितना डिप्रेसिव स्टेट में जा रहा है। इस पूरे स्ट्रक्चर और इस पूरी स्टोरी को आपको समझना पड़ेगा, तब आप एक अच्छे से एक पर्सनैलिटी टाइप समझते हैं एक रेमेडी का। ये कुछ सिंगल रेमेडी रूब्रिक्स हैं। कैंट रेपर्टरी में एक ही दवाई है इन रूब्रिक के आगे, और वो है ग्राफाइटिस। क्या है वो? एंग्विश मेंसेस बिफोर, वेरी इंपॉर्टेंट। आप केस टेकिंग करते हैं तो केस टेकिंग का एक पॉइंटर इंपॉर्टेंट है, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर मेंसेस कोई चेंजेस होते हैं? आप पूछते हैं ये सवाल। तो ये सिम्टम अगर आपको मिले, देयर इज काइंड ऑफ एंग्विश, एंजाइटी, क्या होगा, कैसे होगा, ये मेंसेस के बिफोर बहुत बढ़ जाती। ग्राफाइटिस सिंगल रेमेडी। माइंड डिस्पेयर ट्रिफल्स ओवर, छोटी छोटी बातों पे एकदम ऐसा कि पहाड़ टूट गया, छोटी छोटी बातों पे जीवन मृत्यु की बात आ गई। सिंगल रेमेडी रूब्रिक ग्राफाइटिस। डलनेस, sluggishness, difficulty of thinking and comprehending, sleep after sound, siesta after, very important। आफ्टरनून स्लीप के बाद, आफ्टरनून में अगर कोई सो रहा है, siesta is आफ्टरनून नैप, उसके बाद एक डलनेस, sluggishness, एक एब्सेंट माइंडेडनेस डेवलप हो रही है। ग्राफाइटिस सिंगल रेमेडी रूब्रिक। लाफिंग रेप्रीमांड्स एट, कोई डांट रहा है, कोई कुछ समझा रहा है, उस पर हंसना आ रहा है। रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस सिटिंग वाइल एट वर्क, मैंने आपको बताया, ये सारे सिम्टम्स का एक्सप्लेनेशन मैंने दिया कि बैठा हुआ है, काम, मेंटल लेबर नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? डलनेस ऑफ माइंड है, ब्लाइंडनेस है, कैलोज है, थिक स्किन है, चीजें अंदर जा नहीं रही हैं, समझ में आ नहीं रहा है, इस वजह से काम इरिटेट कर रहा है, काम एग्रेवेट कर रहा है। सैडनेस, मेंटल डिप्रेशन, प्रेशर अबाउट चेस्ट फ्रॉम, यही ऑपरेशन वाला सिम्टम जो बताया, उसमें भी सिंगल रेमेडी रूब्रिक है वो। थॉट्स परसिस्टेंट वॉकिंग ऑन इन ओपन एयर एम्बुलेशन, ये जो परसिस्टेंट थॉट दिमाग में चलते हैं, बाहर खुले में जाएगा, ओपन एयर में एम्बुलेट करेगा। ओपन एयर एम्बुलेशन इसीलिए पल्सिटिला में भी है, वेरी क्लोज रेमेडी।
वीपिंग, टीयरफुल मूड ऑल्टरनेटिंग विद इरिटेबिलिटी एंड लाफ्टर, ये लाफ्टर और वीपिंग का ऑल्टरनेट स्टेट्स मिलेंगे ग्राफाइटिस में आपको। ये कुछ फर्स्ट ग्रेड रूब्रिक्स हैं, इसको हम नहीं डेवलप करेंगे, पर इसमें आप एक नजर डालिए और देखिए जो सिम्टम्स मैंने पीछे माइंड के बताए हैं, जो आपको एक तरीका समझने को बताया है ग्राफाइटिस का, ये सारे सिम्टम उसी तरीके के मिलेंगे रूब्रिक्स में। ये दिखाने का मेरा एक मतलब ये था कि जब आप रूब्रिक्स से भी आप मटीरियल पढ़ने जाएंगे तो भी आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इस तरीके से समझने की कोशिश करिएगा रेमेडीज को। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्फीयर ऑफ एक्शन ऑफ ग्राफाइटिस, दैट इज जीआईटी। इनके बाद जीआईटी इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्पीयर ऑफ एक्शन ऑफ ग्राफाइटिस। और ग्राफाइटिस का सबसे इंपॉर्टेंट जीआईटी का सिम्टम इज ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन बने रहना। इन जनरल जीआईटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कार्बन, कार्बन की जितनी भी रेमेडीज है लाइक कार्बोवेज, कार्बो एनिमलिस, इन सब में एग लाइक, रॉटन एग लाइक माउथ में सुबह टेस्ट होना, डिसएग्रीगेबल टेस्ट इन माउथ इन द मॉर्निंग। और ये सिम्टम सारे ही कार्बन में बहुत मार्क्ड है। वो क्या है? सारे मीट से दिक्कत है, फिश हो गया, चिकन हो गया, मटन हो गया। एवर्जन फ्रॉम मीट्स is a very, very, very peculiar symptom, not only of graphitis, but all the carbons. This symptom you can find under pulsatilla also, under ferrum also, and in fact under all chlorotic remedies. Sweet thing nauseate, aversion to meat, aversion to fat, aversion to sweet. ये तीनों का ट्रायो मिले तो ग्राफाइटिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी। ना मीठा पसंद है, ना मांस पसंद है, मीट पसंद है, ना ही आपको फैटी चीजें इतनी पसंद आ रही हैं। और अगर ये चीजें आप खा रहे हैं तो आपके पेट में दिक्कत चालू हो जा रही है। देयर इज डिस्टेंडेड एब्डोमेन, विंड, फ्लैटुलेंट फॉर्मेशन हो रहा है, ये सब हो जा रहा है। इवन इतना कि गैस्ट्रैल्जिया डेवलप हो जा रहा है, दर्द चालू हो जा रहा है, पेन स्टार्ट हो जा रहा है, पेप्टिक अल्सर्स, ड्यूडेनल अल्सर्स, इसमें ग्राफाइटिस इंडिकेटेड होती है। The colon stops discharging the necessary lubrication and a severe constipation occurs. Chronic constipation, stools difficult, large, hard, knotty, with lumps united by mucous thread. Too large, smarting, sore pain in anus after stool. ये सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, खासकर इन केसेस ऑफ फिशर। फिशर इन एनो जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम बन जाता है। The patient wakes up at night gasping for breath, sudden dyspnea which is temporarily relieved by eating. सांस में ऐसा लगता है रात में अचानक से उठ के सांस नहीं आ रही है, और फिर कुछ खाएगा तो आराम मिलेगा। The gastralgia is also relieved by eating. ये eating amelioration is a common modality for graphitis and petroleum and chelidonium and anacardium. ये सारी ही दवाइयों में eating amelioration आपको देखने को मिलेगा। Abdomen is greatly distended from flatulence, liver का hardness मिलेगी, liver enlargement मिलेगा, bowels के constipation मिलेगा। ये एक इमेज होती है जीआईटी की ग्राफाइटिस की। और अगर आप कंपैरिजन करें तो रेमेडीज लाइक लाइकोपोडियम, रेमेडीज लाइक रेटेनिया, पाइनिया, नाइट्रिक एसिड, साइलेशिया, एंग्यूस्ट्रा, ये बहुत क्लोज आती हैं इस जीआईटी की कंप्लेंट में, खासकर इन हेमोरॉइड्स, फिशर, क्रैक्स, इस तरीके की कंप्लेंट्स में। लाइकोपोडियम में भी वही डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन मिलता है, पर लाइकोपोडियम में प्यूट्रेड या रैंसिड टेस्ट नहीं मिलेगा जितना इसमें मिलेगा। वैसा एक फ्लैटुलेंस नहीं मिलेगा, मतलब ऑफेंसिव नहीं होगा। रेटेनिया में बर्निंग कंस्ट्रिक्शन मिलेगा, एकिंग एनस रिटेन फॉर आवर्स आफ्टरवर्ड, स्टूल के घंटों 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 बाद तक कंस्ट्रिक्शन बना हुआ है, बर्निंग बनी हुई है। रेटेनिया कम्स क्लोज। पाइनिया, मॉइस्ट डैम्प एनस, कांस्टेंट ऊजिंग, सोरनेस हेमोरॉइड्स में मिले तो पाइनिया कम्स क्लोज। नाइट्रिक एसिड, प्रिकिंग सेंसेशन, वेरी पिक्यूलियर सिम्टम ऑफ स्प्लिंटर लाइक सेंसेशन जो होता है नाइट्रिक एसिड का, अगर खासकर ये एनस के रीजन में मिले तो नाइट्रिक एसिड इज द रेमेडी। सिलिशिया, स्टूल्स पार्शियली डिसेंड एंड स्लिप्स बैक, सोरियासिस के साथ फूड डिस्कस किया, उसका कॉन्कॉमिटेंट बता रहे हैं। एंगुस्ट्रा, डिस्कस फॉर मीट एंड लॉन्गिंग फॉर कॉफी। अब हमने पहले पीछे देखा ना कि एंगुस्ट्रा डिस्कस फॉर या एवर्जन फॉर मीट में बहुत क्लोज आती है, पर एंगुस्ट्रा का डिजायर फॉर कॉफी बहुत स्ट्रांग होगा, खासकर कोल्ड। कैलकेरा कार्ब, डिस्कस फॉर वार्म कुक्ड फूड, सार वॉमिटिंग। तो ऐसे बहुत सारी रेमेडीज हैं। डिस्कस फॉर फैट में आपको कार्बोवेज मिलेगी, खाना देखने से, उसकी स्मेल करने से, कॉल्चिकम, क्या कॉकुलस, ये बहुत क्लोज आती है। तो these are some of the remedies that comes close to graphitis in their GIT symptoms. Now,
फाइनली वी कम टू मैनिफेस्टेशन ऑफ फीमेल। टाइम भी हो गया है, थोड़ा सा हम और कवर करेंगे, फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे। नाउ मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स की जब बात आती है तो मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट में इट कम्स वेरी क्लोज टू पल्सेटिला, मैंने आपको बताया हुआ है। पर आप एक चीज जो मैंने रिसेंटली रियलाइज कर लिया अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस से भी, वो ये है कि ये जो लाइन हम पढ़ते हैं ना कि व्हाट पल्सेटिला इज एट प्यूबर्टी, ग्राफाइटिस इज एट क्लाइमेक्ट्रिक, ये लाइन पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, अप्लाई भी करने की कोशिश करिए, पर इस लाइन को पढ़ के ब्लाइंड मत हो जाइए। कभी कभार क्या होता है, हम इस लाइन को पढ़ने के बाद जब भी हमारे पास, क्योंकि बहुत कॉमन सिम्टम है दोनों के, जब मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स लेके फीमेल आती हैं, खासकर डिसमेनोरिया, पेनफुल मेंसेस, हमारा दिमाग अगर प्यूबर्टी की एज के आसपास की महिला रहती है तो पल्सेटिला के टुवर्ड्स जाता है, और अगर मेनोपॉज की उम्र के आसपास की महिला होती है तो ग्राफाइटिस के टुवर्ड्स जाता है। एकदम ऐसा मत सोचना, अब इंडिकेशंस देखना। अगर इंडिकेशंस प्यूबर्टी के उम्र की महिला में ग्राफाइटिस की मिल रही है, ग्राफाइटिस विल वर्क वंडरफुली। And recently, I have seen one of the cases where I have prescribed Pulsatilla, it has failed, and graphitis has worked wonderfully. ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। तो हमें ये ब्लाइंड नहीं हो जाना है ऐसे स्टेटमेंट पढ़ के। वो एक स्टेटमेंट उन्होंने बताया जिससे कि एफिनिटी पता चलती है कि हाँ भैया, प्यूबर्टी के टाइम पे पल्सेटिला ज्यादा इंडिकेट होगी और मेनोपॉज के टाइम पे ग्राफाइटिस सिर्फ इंडिकेट वही होगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। एंड ऑल बी ऑल इज योर टोटलिटी ऑफ सिम्टम, इस पे ध्यान देना। नाउ मेंसेस कैसे होंगे? डिलेड मेंस्ट्रुएशन हमने पढ़ा था, अडेप्टेड टू डिलेड मेंस्ट्रुएशन, लेट मेंस्ट्रुअल साइकिल, टू लेट, स्कैंटी एंड जनरली प्रिसीडेड बाय सीवियर मेंस्ट्रुअल कोलिक। मेंसेस के पहले एक्सट्रीम पेन होना, डिस्मेनोरिया, ग्राफाइटिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी। इरप्शंस मेक देयर अपीयरेंस एट दिस टाइम, मेंसेस के पहले एक्ने हो जाना, मेंसेस के पहले एंग्विश, एंजाइटी रहना, ये बिफोर मेंसेस वाली ऐसी कंप्लेंट्स में ग्राफाइटिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी। Sometimes leukorrhea appears in the place of menses. Another very important, अगर आप एलन की नोट्स पढ़ेंगे, leukorrhea day and night gushes, इतना ज्यादा व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, मेंसेस की जगह पे भी व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, then ग्राफाइटिस is a very important remedy. It gushes out night and day and is often seen before and after the menses. After the menses में creosote is also a very important remedy. The patient complains of great weakness, lassitude and tiredness in lower extremities. ये जो डिसमेनोरिया के सिम्टम्स बता रहा हूं मैं आपको, लोअर एक्सट्रीमिटीज में वीकनेस, टायर्डनेस लगेगी, एक आई के ऊपर एक सिक टाइप का हेडेक लगेगा बिफोर मेंसेस, नंबनेस होगा सैक्रम में पीछे डाउन द बैक, और आपको ये सारी जब सिम्टम एक साथ मिले, पेशेंट में थोड़ा सी ग्राफाइटिस के कॉमन फिजिकल जर्नल्स मिल रहे हो, आप दे के देखिए, ग्राफाइटिस विल वर्क वंडरफुली। नाउ यूट्रस के कैंसर में भी ग्राफाइटिस एक्ट वंडरफुली। I dare say, if prescribed properly, it may ameliorate and elevate, and in certain cases cure where cure is possible. इतना तक कह रहे हैं कि अगर कैंसर के केसेस, अर्ली केसेस में यूट्रस की अगर पेशेंट आपके पास आए, ग्राफाइटिस कैन इवन क्योर द पेशेंट। Great heat and painfulness in the vagina, swelling of the lymphatic vessel and mucus follicles near about, hardness and swelling of the neck of the uterus, and tubercular nodes and cauliflower excrescences, discharge of black lumpy fetid blood, inveterate constipation। ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स मिलेगा जब ग्राफाइटिस इंडिकेटेड होगी, खासकर इन यूटराइन ट्रबल्स। अब एक ग्राफाइटिस और पल्सेटिला का कंपैरिजन हम देखते हैं, जो कि डॉक्टर ई ए फ्रेंकटन की किताब से शायद मैंने निकाला हुआ है। नाउ यू मे से, हाउ आर वी गोइंग टू डिस्टिंग्विश दिस फ्रॉम पल्सेटिला? Like graphitis, pulsatilla has late and scanty menses, common symptom, with pale or dark flow in chlorotic or anemic patient, common symptom. Also in patients who are apt to be chilly, pulsatilla is chilly, graphitis is chilly, common symptom, and who are low spirited, crying at every imaginary trouble. Depression यहाँ भी है, sadness यहाँ भी है, pulsatilla में भी है. Now how will you differentiate? The main distinction lies in this, that the graphitis patient always has some skin symptoms to aid us. पल्सेटिला स्केर्सली एनी। पहला डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या है? ग्राफाइटिस के मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट के पेशेंट में साथ में एज अ कंकॉमिटेंट कुछ ना कुछ स्किन में मिलेगा, और ऐसा रेयरली केस होगा पल्सेटिला के केस। दूसरा, ग्राफाइटिस पेशेंट हैज अ रफ, हार्श, ड्राई स्किन विद वेरी लिटिल टेंडेंसी टू स्वेट,
Little pimples, whether containing pus or not, appear on the body and are apt to be worse at menstrual period. While in pulsatilla, there is a strong tendency to diarrhea. In graphitis, there is a strong tendency to constipation. ग्राफाइटिस की वो अनहेल्दी स्किन, उस तरीके के इरप्शंस मिलेंगे, पल्सिटिला में वैसे नहीं मिलेंगे. और पल्सिटिला में देयर इज अ टेंडेंसी टू डायरिया. और हमने अभी जीआईटी में क्या पढ़ा, ग्राफाइटिस में देयर इज अ टेंडेंसी टू कॉन्स्टिपेशन. तो ये मेजर डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स है बिटवीन pulsatilla and graphitis. These symptoms are sufficient to always enable you to distinguish between these two closely allied remedies. Now, we come to graphitis children. Now, graphitis children is not very different from what graphitis is as an adult. वही irresolution, वही despondency, वही sadness, वही difficult to decide what to do, hesitation, absent-mindedness, emptiness, स्किन ट्रबल्स, सब सिमिलर है. सेम टाइप के सिम्टम्स आपको मिलेंगे, पर वो बच्चे में मिलेंगे. जैसे कि आप यहां पढ़ें, ग्राफाइटिस चिल्ड्रन आर ऑलवेज टिमिड, शाई. The slightly older children hesitate over what they are going to reply to any question put to them. The school reports state that they are indefinite. There is the same hesitation here, and most of the graphitis children are lazy. They have an aversion to work, aversion to mental work. वही जो हमने एडल्ट में पढ़ा था, वही सेम फीचर इसमें भी देखने को मिलेगा. They always tend to look on the hopeless side of thing. वही sadness, mental depression kind of थोड़ा रहेगा बच्चों में. नेगेटिव, पेसिमिस्टिक सोच रहेगी चीजों को लेके, पॉजिटिव नहीं सोच पाएंगे. अंडर एनी स्ट्रेस एट ऑल फ्लश अप. ये एक तरीके का रेडनेस फेस पे दिखना, फ्लशिंग ऑफ फेस होना ये बहुत दिखेगा ग्राफाइटिस के पेशेंट में. इवन एपिस्टैक्सिस होना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ ग्राफाइटिस. सिम्टम स्किन के मैं इसलिए आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूं कि ये सेम कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं जो हम पीछे डिस्क्राइब कर चुके हैं. फोल्ड्स के बीच में होना, बिटवीन द फिंगर्स होना, येलो सीरियस डिस्चार्ज होना, थिक होना, बैक ऑफ द ईयर होना, ग्रॉइंस के पास होना, ये सब मैंने पहले बताया हुआ है. तो डिफरेंस नहीं है उसके बीच में, इस वजह से हम डिस्क्राइब नहीं कर रहे. पर ये सारे स्किन चिल्ड्रन की मटीरिया मेडिका अगर आप पढ़ेंगे, लाइक बोरलिंड चिल्ड्रन टाइप्स पढ़ेंगे, तो उसमें ये आपको मिलेंगे सिम्टम्स. नाउ वी कम टू द लास्ट स्लाइड ऑफ टूडेज लेक्चर. और इस स्लाइड को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा. ये एक टिप दे रहा हूं मैं आपको कि आपको एलन की नोट्स कैसे पढ़नी है, कुछ हिडन जेम्स को एलन की नोट्स के कैसे पहचानना है. अब आप एक बात बताइए, ग्राफाइटिस में आपने इतने सिम्टम्स पढ़े, कहीं भी ऑफेंसिव स्वेट पढ़ा? आपने कैंट से हमने कवर किया, बोरिक सिकारा, विथोल्कस सिकारा, मॉरिसन सिकारा, एनएम चौधरी सिकारा, फेरिंगटन सिकारा, कार्ल डेनम सिकारा, हर जगह से मैंने कवर करा है इस रेमेडी को. कहीं भी आपको ऑफेंसिव स्वेट सिम्टम मिला, या आप एलन की नोट्स खोल के अपनी अपनी देखिए, आपको कहीं ऑफेंसिव स्वेट लिखा हुआ मिल रहा है? कोई बताएगा? किसी ने सुना है ऑफेंसिव स्वेट में ग्राफाइटिस को? नहीं मिला. एलन की नोट्स को पढ़ने का एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता है कि आप जब किसी दवाई को पढ़ने बैठे, मान लीजिए आज आप ग्राफाइटिस एलन की नोट से पढ़ने बैठेंगे, तो आप इंडेक्स नाम की एक चीज होती है पीछे एलन की नोट्स में, उसमें जाएंगे, आप ग्राफाइटिस खोलेंगे तो आपको दिखेगा ग्राफाइटिस जो मेन पन्ने में दी होगी वो पन्ना लिखा होगा, और उस पन्ने के साथ उसके 15, 20, 25, 30 पेज नंबर्स और लिखे होंगे. आप एज ए स्टूडेंट आपका काम क्या बनता है कि आप हर एक पन्ने पे जाइए और देखिए कि वहां पर ग्राफाइटिस की क्या इंडिकेशन दिखा रहे हैं. ये सारे इंडिकेशन दूसरे रेमेडीज में जहां ग्राफाइटिस लिखा हुआ है, ये उसके इंडिकेशन है. ये भी एक तरीका होता है एलन की नोट्स को पढ़ने का. तो आप इसमें देखेंगे देयर इज ऑफेंसिव स्वेट ऑफ फीट, अमोनियम म्योर आप खोलेंगे तो उसमें मिलेगा ग्राफाइटिस भी लिखी हुई है. थ्रोट एफेक्शन आफ्टर चेक्ड फुट स्वेट, सोचिए कहीं नहीं मिलेगा आपको ये सिम्टम. फुट स्वेट हुआ, उसको आपने सप्रेस करा, थ्रोट का दिक्कत चालू हो गई. अब आपको ये ब्राइटा में मिल रहा होगा, लेकिन आपको ये ग्राफाइटिस में भी मिलेगा. रॉनेस ऑफ सोल्स ऑफ फीट फ्रॉम पर्सपिरेशन, पसीना आने से पैर में रॉनेस, ड्राइनेस हो गई. कैलकीरा काम में ये सिम्टम लिखा है, पर ग्राफाइटिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट रेमेडी. ड्रूपिंग ऑफ बोथ आईलिड्स कैन नॉट कीप देम ओपन, कॉस्टिकम में ये सिम्टम मिलेगा. ग्राफाइटिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट रेमेडी. वैसे ही मैंने बताया आई के अराउंड सिम्टम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्राफाइटिस. रैश बिफोर द मेंसेस, अब सोचिए
Rash before the menses is a single remedy rubric for graphitis in Kent. पर मटीरिया में आपको नहीं मिलेगा, और मटीरिया में डलका मारा में आपको ब्रैकेट में ग्राफाइटिस मिलेगी. सोचिए, सिंगल रेमेडी रूब्रिक है ग्राफाइटिस कैंट की, लेकिन डलका मारा में लिखा है रैश बिफोर द मेंसेस. ग्रेट हेवीनेस ऑफ आईलिड्स कैनॉट कीप देम ओपन. जलसीमियम में आपको ये ग्राफाइटिस का सिम्टम देखा मिलेगा. क्रैकिंग इन ईयर्स ऑन मैस्टिकेटिंग, मुंह चबाते हुए कट 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 आवाज आना कानों में. क्रैक्ड, ये सब चीजें हमने पढ़ी हुई हैं. इरेक्टेशन, टेस्टिंग ऑफ रॉटन एग्स सोराइनम में आपको मिलेगा. ओवेरियन पेन, स्लीपी लुक फ्रॉम ड्रूपिंग लिड्स, एलिमेंट्स कॉज्ड बाय सप्रेस्ड फूड स्वेट. तो ये एक तरीका है टू स्टडी मटीरिया मेडिका from Allen keynotes. When you studying a remedy, you go to the index and you study that remedy through all the pages that are written in that Allen keynotes of that particular remedy. So by this slide, we complete today's lecture of graphitis. I hope आप सबको ये lecture समझ में आया होगा. We are going to start our lecture series after Holi. आज मैंने मटीरिया की एक डेमो लेक्चर लिया है. संडे को मैं एक रेपर्टरी का डेमो लेक्चर लूंगा. ऑर्गेनॉन का, जैसे कि मैंने आपको बताया, डेमो लेक्चर नहीं लूंगा क्योंकि उसके लिंक्स भेज दूंगा. बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं. आप और भी मटीरिया के वीडियोस देखना चाहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, जो जिसका नाम डॉक्टर अंकुर शुक्ला ही है, आप देख सकते हैं. और आपको हर तरीके के लेक्चर उसमें मिल जाएंगे. संडे को हम रेपर्टरी का एक लेक्चर करेंगे जिससे आपको उसका भी आइडिया लग जाए. और आई होप most of you will join this lecture series. I am very eager to learn more of materia, more of organon and more of repertory with you. And ये बहुत ही ओपन सेशंस रहेंगे. आप सबका इंटरेक्शन बहुत अच्छा लगता है मुझे. आप इंटरेक्ट करिए, क्वेश्चंस करिए, सवाल करिए. हम आज नहीं तो कल रिप्लाई करेंगे. पर धीमे धीमे ये पूरा थर्ड ईयर का कोर्स कवर करने के बाद आपको ये रियलाइजेशन होगा कि दैट यू हैव गेन समथिंग, एंड दैट इज माय प्रॉमिस. So thank you, and I hope that we all meet again on Sunday for the repertory lecture. Thank you.